हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको: लोकतंत्र, राजतंत्र, साम्राज्यवाद या फिर तानाशाही। तो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है लोकतंत्र। क्या है हमारा आंसर इसका? लोकतंत्र आपका इसका राइट आंसर है। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए, हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? लोकतंत्र। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं, ये किसने कहा था? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? तो आपको इसका उत्तर लिखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बोली है कि हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? तो देखिए, निशस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियार कम से कम हो। विश्व में हथियार क्या होना चाहिए? कम से कम हथियार होते हैं तो क्या होता है? खून खराब बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें 4 है, यहाँ पे देखो कहा है विश्व की शांति स्थापना करने के लिए, दूसरा है युद्ध करने के लिए, तीसरा सरकार बनाने के लिए और 4 परमाणु शस्त्रों के लिए। तो इसका जो पहले का जो आंसर है वो है विश्व शांति स्थापना करने के लिए निशस्त्रीकरण बहुत आवश्यक है। क्लियर? तो आपका आंसर ये वाला है। फर्स्ट जो आपका आंसर दिया है वही आपका राइट आंसर है। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को क्या करता है? शक्तिशाली बनाता है, कमजोर बनाता है, हमारे अधिकार सुरक्षित करता है या उपरोक्त तीनों? बताइए, जाति व धर्म के आधार पर अगर हम मतदान करेंगे तो हमारे लोकतंत्र को कैसा बनाएगा? कमजोर बनाता है। ठीक है, तो खा आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार के लिए आयु निर्धारित है, यानी कि जो वयस्क मताधिकार कौन वोट कर सकता है? तो आप जानते हो 14 छोटे बच्चे तो वोट करेंगे नहीं। तो ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनके 18 साल की एज क्या हो गई हो, कंप्लीट हो गई हो, वो क्या है? मतदान करने के लिए निर्धारित की गई है ये आयु। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? खा है इसमें। यानी 18 वर्ष वयस्क मताधिकार के लिए आयु कितनी निर्धारित की गई है? 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। क्लियर? यहाँ तक आप इसको नोट कर लोगे। इसके बाद आते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपका सबसे पहले इस पे खालिस्तान आते हैं, खालिस्तान को भर लेते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, खालिस्तान में देखिए क्या है, संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। तो कितने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है? 6। इसमें राइट आंसर जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है लोकतंत्र का शासन होता है। किसका शासन होता है लोकतंत्र में? तो जनता का शासन होता है। ठीक है, तो ये आपके राइट आंसर मैंने पहले से भर दिए हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हो। उसके बाद है पंथ निरपेक्षता में धर्म की स्वतंत्रता होती है, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हो, तो इसकी क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। किसमें? पंथ निरपेक्षता में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता का अर्थ है सैनिक संगठनों से कैसा रहना? अलग रहना। जो सैनिक संगठन है उनसे अलग रहना। उसके बाद है लोकतंत्र का मुख्य तत्व क्या है? स्वतंत्रता और समानता है। क्लियर? तो ये खालिस्तान आप इनको भर लीजिए। इसके बाद आता है यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ से शुरू होते हैं आपके प्रश्न, तो इनको आपको जरूर ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के प्रकार बताइए। स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार हैं? तो सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा है नागरिक स्वतंत्रता, तीसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता, चौथा है आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता और 5वां है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये क्या है? स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता माने इंसान कहीं पे भी घूम सकता है, नागरिक स्वतंत्रता यानी कि नागरिक कहीं पे भी घूम सकता है, राजनीतिक यानी कि राजनीति में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। ठीक है, आर्थिक यानी कितना भी पैसा कमा सकता है, अपने खुद का काम शुरू कर सकता है, तो ये है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, सामाजिक, समाज में कहीं भी उठ बैठ सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता यानी किसी भी धर्म को मान सकता है, तो ये है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, समानता का अर्थ लिखिए। समानता का अर्थ क्या होता है? तो नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध करवाना क्या है? समानता है। यानी कि समानता का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई 100 लोग रह रहे हों, ठीक है, किसी जिले में मान लो
1 लाख लोग हैं तो उनको समान रोजगार है, यानी कि अगर सबको रोजगार मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि भेदभाव कि हम एक पर्टिकुलर जाति को ही क्या करेंगे, रोजगार देंगे या फिर उनकी नौकरी लगवाएंगे। तो क्या है, अगर जॉब निकलेगी तो वो सबके लिए निकलेगी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर किसी भी जाति को। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। अगर कोई सेवा सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी तो वो सबके लिए, उस पे जो, उस सेवा पे जो अधिकार होगा वो सबका होगा। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, समानता बोलते हैं। क्लियर, समानता का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद है थर्ड, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऐसा लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जनता के द्वारा जो नेता चुने जाते हैं वो नेता क्या है, शासन चलाते हैं। तो इस प्रकार का जो लोकतंत्र होता है, इस प्रकार का जो लोकतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो हमारा जो लोकतंत्र कैसा है, अगर कोई पूछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो ये कैसा है, अप्रत्यक्ष है, क्योंकि हम तो सिर्फ चुन के भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा ये हमारे बस में नहीं है। ठीक है, ये सरकार के जो सदस्य, जो सरकार बन जाती है, जो प्रतिनिधि हैं वो आपस में तय करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लोकतंत्र है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसके बाद है लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को साक्षर क्यों होना चाहिए। तो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को जागरूक और साक्षर होना चाहिए ताकि वह अपने मत का उचित प्रयोग कर सके। ठीक है, अगर अनपढ़ लोग होंगे तो कोई भी उसको बहका देगा, उनको कोई भी लोभ दे देगा, पैसे, थोड़े से पैसे दे देगा, बोलेगा आप इसको भी, तो क्या है, उनको अच्छे और बुरे की परख नहीं होगी, तो वो किसी गलत सदस्य को क्या है, अपना प्रतिनिधि चुन लेंगे। बाद में वो गलत सदस्य क्या करेगा, उनको उन्हीं लोगों को क्या करेगा, परेशान करेगा। ठीक है, तो क्या है, पढ़ा लिखा होगा तो उसके अंदर बुद्धि होगी, वो अच्छा और भला समझेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, इसीलिए साक्षर होना बहुत जरूरी है। साक्षर का मतलब है पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, वयस्क मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो क्या है, जहां पर वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, वयस्क मताधिकार कहते हैं। हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले हर नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यह मताधिकार का सबसे प्रचलित सिद्धांत है। यानी कि हमारे देश में जो कौन वोट दे सकता है, कई और देशों में कुछ और आयु होगी, लेकिन हमारे देश में जो आयु है वोट देने की वो कितनी है, 18 वर्ष है। तो हम 18 वर्ष की आयु को क्या बोलेंगे, वयस्क मताधिकार बोलेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, अतः हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। ये सब हमारे क्या है, लक्ष्य है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए जिसमें लोकतंत्र रहना चाहिए, पंथनिरपेक्ष रहना चाहिए, लोग किसी भी धर्म को मान सकें। ठीक है, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, सभी लोग हिंदू मुस्लिम ना करें, सभी क्या इकट्ठे रहें। स्वतंत्रता समानता यानी सभी को समान अवसर प्राप्त हों। सामाजिक समरसता यानी सभी आपस में मिलजुल के रहें। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शांति, और पूरे विश्व में क्या है, शांति और सहयोग की भावना हमारे देश के अंदर होनी चाहिए। हमारे क्या है, राष्ट्रीय लक्ष्य है। इसके बाद है न्याय का वास्तविक अर्थ लिखिए। आपको न्याय का वास्तविक अर्थ लिखना है। तो क्या है, न्याय उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जिससे समाज में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहे। न्याय का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति को अगर कोई अधिकार मिला है तो वो अधिकार उसके पास हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, उसे जीने का हक होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आके उसे परेशान करे तो उसे हम न्याय नहीं बोलेंगे। न्याय का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का अगर कोई भी अधिकार है तो वो अगर सुरक्षित है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, न्याय बोलेंगे। ठीक है, न्याय की धारणा सत्य और नैतिकता के रूप में भी समझी जाती है। क्लियर, ये है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।